2024 के चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी संपादक हरेंद्र कौशल ने एस कमर आलम राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यूनाइटेड से बातचीत की। कमर आलम साहब ने बताया कि जिस प्रकार देश के बीच में जातिवाद की राजनीति हो रही है वह देश के लिए खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वे किसी भी प्रकार से देश हित में नहीं है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से ध्यान हटाकर जनता को जातिवाद की राजनीति की ओर धकेल रहे हैं। मणिपुर में हुई ताजा हिंसा इसका जीता जागता परिणाम है। कमर आलम ने कहा कि अब देश की जनता मोदी जी की असलियत समझ चुकी है। अब 2024 के चुनाव में भारत की जनता मोदी जी के बहकावे में नहीं आएगी। 2024 में मोदी जी का झोला उठना तय है। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र कौशल। आप देख रहे हैं मर्दरन 24 न्यूज़। अभी हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में यहाँ पर उपस्थित है। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय महासचिव SM कमर आलम। आज हम इनसे बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में, क्योंकि पीछे कई सालों से कमर साहब राजनीति से जुड़े हैं और इनको राजनीति का काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है। अब हम शुरुआत करते हैं आलम साहब से कि जो आज राजनीति चल रही है, आने वाले 2024 में क्या इसी प्रकार की राजनीति चलेगी? क्या लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे या लोग फिर दोबारा से हिंदुत्व पर वोट करेंगे? हाँ जी सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की जो स्थिति है इस देश की, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है और दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, नफ़रत की पूरी बीज बो दी गई है, उस पर काम किया जा रहा है। ऐसे वक्त में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया और सभी अपोजिशन पार्टियों को एक साथ करके इस जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है भारत की, उस सरकार को गद्दी से हटाने का जो संकल्प लिया है नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी और राहुल गांधी जी ने, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये जो सरकार जिस तरह से नफ़रत का बीज बोने का काम किया, और आपने अभी देखा पिछले 3.25 महीने से जिस तरह से मणिपुर में दंगे हो रहे हैं और जो मणिपुर के हालात हैं, उस हालात को देखकर हर इंसान कांप जाता है कि क्या हमारे देश में ऐसा ही चलता रहेगा। और अफसोसनाक बात तब है जब इन हालात के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि और राज्यों में भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस आता है कि और राज्यों के मामलात में और मणिपुर के मामलात में बहुत फ़र्क है। मणिपुर में समझिए कि वहाँ भारत माँ की हत्या हुई है जिस तरह से, और ठीक ही कहा राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों पार्लियामेंट में कि भारत माँ की हत्या हुई है पूर्व में। जो अभी इन्होंने, अगर आप देखें, जो लाल किले से इस बार मोदी जी ने भाषण दिया, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो एक तरीके से लग रहा था कि वो खुद ही ये मान चुके हैं कि मेरा ये अंतिम भाषण है यहाँ से। सर देखिए, इन्होंने वहाँ पर जो 2-3 मुद्दे उठाए, जैसे परिवारवाद जब भी ये मुद्दा उठाते हैं तो ये या तो लालू प्रसाद जी यादव जी को या राहुल गांधी जी को या जो ये इन लोगों को जो ये टारगेट करते हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी देखें तो बीजेपी में तो परिवारवाद कहीं ज़्यादा है। अब अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, वो भी CM थे। और अपना ये जो जयशाह जी जो है, जो इस समय BCCI के प्रमुख पद के ऊपर बैठे हैं, वो अमित शाह के बेटे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं तो समझता हूँ कि इन बातों का कोई भी असर अब इस देश के जो महान जनता है उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। जो जिसकी लोकप्रियता है, अब आप देखते होंगे कि ज़्यादातर डॉक्टरों के बच्चे जो है डॉक्टर्स होते हैं, उसी तरह इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर होते हैं। अपना अपना चॉइस है। अब लोग जिसको भावना है देश के लिए काम करने की तो वो करते हैं, राजनीति में आते हैं। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है कि आप जो है एक मामले को आप लेके कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं पिछले कई सालों से, जबकि आपके यहाँ खुद ये मामला चल रहा है। सारे नेताओं के हर प्रोफेशन में जो लोग हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सर जो दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया यहाँ से भ्रष्टाचार का,
अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो अभी जो कंक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है उसकी पर किलोमीटर जो लागत थी 18 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसकी जो पेमेंट है 251 करोड़ के हिसाब से हुई है। तो इतने बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं। हम आयुष्मान की बात, योजना की इनकी बात करें तो उसके ऊपर कंग इस समय प्रश्न उठा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो खुद इतने भ्रष्टाचारी है, अभी इन्होंने अजीत पवार जी जिनके ऊपर के भ्रष्टाचार के मुकदमे लगा रहे थे उनको उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया मोदी जी ने, तो ये किस प्रकार से वहाँ पर जाकर भ्रष्टाचार की बात करते हैं? हमको तो मुझे यकीन है कि ये लोग जो समझ रहे हैं कि इस देश की जनता नहीं समझ पा रही है, बिल्कुल इनकी नासमझी है। ये देश की महान जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है, किस तरह से फंसाने का काम चल रहा है, किस तरह से ईडी का काम चल रहा है, किस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी बातें सभी की नज़रों पर है और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा और जीत मिलेगी, ये मुझे यकीन है। सर देखिए, जैसे जो मैं अब एक से प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे नितिन गडकरी जी की छवि बहुत साफ है, जिससे कि मोदी जी और अमित शाह जी भयभीत रहते हैं। ये जो इस समय कंग की रिपोर्ट आई है, जो कंग के अध्यक्ष है इस समय, जो मतलब कि सुप्रीम पावर है, वो मोदी जी का कारोबार तब से देखते आ रहे हैं मुर्मम साहब जब जो ये सीएम थे। तो कोई ऐसा तो नहीं कि ये गडकरी जी को साइडलाइन करने के लिए किया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो हालात किया है, अभी तरह तरह का, ये अपने सामने किसी को भी सामने खड़ा नहीं होने देना चाहते। ये तो खैर उनका अपना मामला है, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अभी बेरोजगारी, भूखमरी, परसों राहुल गांधी जी से मिलने आए थे, वो जवाहर नाम था शायद, वो जिस तरह से वो इंसान, वैसे लोग इस देश में आज करोड़ों की तादाद में हैं जो 100 रुपए की आमदनी उनको नहीं हो पा रही है। एक दिन में कैसे अपने परिवार को चलाएगा, कैसे परिवार उनके रोटी खा पाएंगे, इसका हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई फिक्र नहीं है। और सिर्फ ये यहाँ पे नफरत की बीज बोकर ये जिस तरह से 2 बार सत्ता में आए, तीसरी बार भी इनकी कोशिश है कि नफरत का बीज बोकर सत्ता में फिर सत्ता हासिल कर लें। लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू भाई बहुत सेकुलर हैं। अगर सेकुलर का सबूत ये है कि इस देश में उनको 30% वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2019 के चुनाव में, तो क्या 70% लोगों ने तो इनको वोट नहीं दिया? तो आप अंदाजा लगा लीजिए। सर ये जैसे जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर आपने भाषण को रहा, इन्होंने एक बात कही, तुष्टीकरण की नीति कर दिया कांग्रेस, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तुष्टीकरण की नीति तो ये भी करते हो, तो 20% के लिए करते हैं, तो 80% के लिए कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए और अपना सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने निछावर किया है, इसको कैसे कोई नकार सकता है? कांग्रेस पार्टी में श्रीमती इंदिरा जी को शहीद हुई वो देश के लिए, राजीव जी शहीद हुए देश के लिए, और इन लोगों को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया जाता है, बड़ा अफसोस आता है कि राजनीति इतनी गिर सकती है, बहुत अफसोस आता है। सर जैसे जो भी राहुल गांधी जी दूसरा फेज भारत जोड़ो यात्रा का शुरू करने जा रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल जी की ये यात्रा भी पिछले यात्रा की तरह लाखों लोग इनके साथ चलने का काम करेंगे और देश को महसूस हो रहा है कि एक ईमानदार और एक सच्चा इंसान देश की भलाई चाहता है और किसी से डरने वाला नहीं है ये इंसान। तो मुझे यकीन है कि आने वाला दिन राहुल जी के लिए बहुत बेहतर होगा। सर ये जो आपका कहना है कि जो 2024 का इलेक्शन हो गई, ये जो है विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, मतलब कि ये लोग जो है इन मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे, ना कि जो जातिवाद है इसके ऊपर अभी ये इस तरीके का इलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी के हालात बहुत दूसरे हैं। अभी के तो हालात हैं बेरोजगारी। आप अंदाजा लगाइए, 500 रुपये में 400 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था, आज 1250 रुपये में लोग ले रहे हैं। एक गरीब कैसे अफोर्ड करेगा? आपने घर घर में तो सिलेंडर का काम करवा दिया, अब हालात यह है कि उसको सिलेंडर ले नहीं सकता, वो 1200 रुपये उनके पास है नहीं। तो किस तरह हालात, कैसे चलेगा देश? इसके लिए बड़ा अफसोसनाक बात है ये। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन ये इसी पर लड़ाई होगी, इसी पर जीत और हार का फैसला होगा।
जिस तरह से बेरोजगारी, किसानों के साथ जिस तरह से जुल्म हुआ है, यहाँ पर गरीबों के साथ जिस तरह से जुल्म हुआ है, उसका जवाब यहाँ की देश की जनता देगी। सर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग जो है मतलब ये जिसको अंधभगत कहते हैं जी समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जो हमारी युवा पीढ़ी है जैसे जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा के ऊपर है, इस समय महंगाई इस समय चरम सीमा के ऊपर है, और अगर हम बात करें तो आने वाला समय कहीं ऐसा दिखता नहीं है। अगर हम MSME प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो 95% कोविड के बीच में फेल हो गए, जिनको कि अभी ये रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं हो सकते। तो बेरोजगारी तब तक तो दूर ही नहीं हो सकती जब तक देश के बीच में MSME प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं 2024 के लिए? मैं तो जो युवा अभी पहली बार वोट देने जा रहे हैं उनको यही संदेश है कि आप देश के भविष्य हैं, आपसे पूरी उम्मीद है, आप सही निर्णय लेंगे और सही फैसला करेंगे। बेरोजगारी को हटाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए एक जो नए हौसले के साथ श्री नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी और देश के तमाम राहुल जी और देश के तमाम अपोजिशन लीडर्स जो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, उनको उनके हालात को देखते हुए कि किस तरह से उन्होंने अपने अपने राज्यों में किस तरह से बेहतर काम किया। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की स्थिति आज बिहार डेवलपमेंट में इतना आगे बढ़ गया है कि आप बिहार में बिजली 24 घंटे रहती है। बिहार में हर नल जल से ये किया गया है, जल को हर नल में ये करके हर घर में जल की व्यवस्था की गई है, और उसमें 95% लोगों के घर में आज नल का जल है। सर मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसी तरह बिहार की सड़कों को आप देख लेंगे, बिहार के डेवलपमेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कभी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने एक वो मरीन ड्राइव बनाया है, हजारों लोग जाते हैं वहाँ पे और देख के खुशी महसूस होती है कि बिहार में इतना डेवलपमेंट। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसे इंसान को अगर देश की सत्ता का भागीदारी दिया जाता है, देश की सत्ता ऐसे इंसान के हाथ में आती है, तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान फिर से एक ताजगी के साथ खड़ा होगा और तमाम चीज़ों पर हालात को काबू रखते हुए, सारी चीज़ों को सस्ता करते हुए बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। सर बस मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा, जो भी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक नई योजना की घोषणा की है, विश्वकर्मा योजना की, जो कि 17 सितंबर से लागू करेंगे, क्योंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा डे भी है और मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो इन्होंने संकल्प लिया है कि उस दिन ये पूरे देश के बीच में इस योजना को लागू करेंगे। इस योजना के बीच में ये 1 लाख रुपए लोन देंगे 5% रियायत इंटरेस्ट के ऊपर। तो 1 लाख के ऊपर में क्या कोई कार्यक्रम हो सकता है? मुझे तो लगता है कि 1 लाख में कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता, और वो इनका तमाम सिर्फ घोषणा है, कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज जो स्थिति है 11 साढ़े 9 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया देश के लिए, और देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाने का काम किया है, एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा करने का काम किया है। मैं आशा करता हूं कि ये नफरत के बीज को ख़त्म करने का हमारे देश की तमाम लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, सारे मजहब के लोग अब जाति को भुलाकर देश की तरक्की के लिए इन जो ये ताकतें अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, उनको हटाकर एक नई सरकार को लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।